हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। कैसे हैं आप? मैं मोहित एक बार फिर से आप सभी का अपने मोहित क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर दिल खोल के स्वागत करने वाला हूं, क्योंकि साथियों आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड के बारे में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। साथियों हाँ, आइए देखते हैं ब्लड। समझना साथियों, ब्लड या फिर इसे देखिएगा, इसे हम रुधिर भी कह सकते हैं या फिर इसे रक्त भी कहते हैं, और इसे उर्दू में हम लोग लहू भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग सामान्यतः इसे खून भी कहते हैं। तो ब्लड, लहू बोलिए, आप रक्त बोलिए, रुधिर बोलिए, सब एक ही बात है। तो आइए समझते हैं कि ब्लड क्या है। ठीक है साथियों, समझना ब्लड का स्टडी, ठीक है, रक्त के अध्ययन को अपन लोग क्या बोलेंगे? सेरोलॉजी भी बोल सकते हैं या फिर हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या फिर क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी कहेंगे। क्लियर है साथियों? अब समझना रक्त क्या चीज है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब समझना रक्त का एक तरल संयोजी ऊतक है। जैसे कि समझना रक्त के बारे में अगर हम लोग यूं जानना चाहें तो समझना, जैसे कि हमारे जो मानव का शरीर है वो बहुत ही जटिल है। तो बहुत जटिल होते हुए भी आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हैं और इंटरनल बहुत सारे आंतरिक अंग हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी अलग अलग कार्यों को करने के लिए एक अलग एक सबका संस्थान बटा हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट कह सकते हैं या अलग अलग विभाग बटा हुआ है। जैसे कि समझना जैसे कि हमने क्या किया, खाने को, फूड को क्या किया? इंजेक्ट किया। फूड को जैसे ही मैंने टूथ थ्रू माउथ या बकल कैविटी माउथ के थ्रू मैंने इंजेक्ट किया, तो समझना वो फूड को जो डाइजेस्ट करेगा वो क्या करेगा? डाइजेशन सिस्टम के माध्यम से डाइजेस्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो डाइजेशन सिस्टम के माध्यम से डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, लेकिन समझना अब जो पोषक तत्व कुछ जनरेट होंगे कि नहीं होंगे, तो उन पोषक तत्वों को देखिए शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया भी तो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी हम बॉडी को ले लो, कोई भी मनुष्य को मानो ये कोई मानव है, मान लो कि ये क्या है, कोई मानव है। तो इस मानव का जो शरीर होगा, इस मानव का शरीर होगा बहुत सारी सेल्स से, बहुत सारी टिश्यूज से मिलकर बना होगा। तो समझना इन सेल्स को, इन ऊतकों को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए समझना क्या होगा? एनर्जी के लिए हम ये कह सकते हैं कि यही जो ब्लड है, ये जो ब्लड क्या करता है, ये पाचन संस्थान से जो पोषक तत्व है उनको क्या करता है? लेता है और कोशिकाओं तक, विभिन्न को शरीर के समस्त कोशिकाओं तक क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। अब समझना, अब हमने क्या किया? पाचन तंत्र के माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया। अब समझना इसके बाद क्या करेंगे? हमारा एक और बॉडी में सिस्टम होता है श्वसन तंत्र। जैसे कि श्वसन तंत्र का मुख्य ऑर्गन आपने देखा होगा लंग्स यानी फेफड़े होते हैं। तो समझना अब हमने क्या किया, उससे देखो जितने हमारी बॉडी में क्या है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। और ऑक्सीजन को जैसे ही इनहेल करेंगे, जितने ऑक्सीजन के इनहेल करेंगे, तो समझना वो रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वो क्या होगा? आएगा और शरीर ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड है हमारे शरीर में एक अहम भूमिका निभाता है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए हमारे ब्लड में हम जो ब्लड का अध्ययन करेंगे, ये अध्ययन करेंगे हम लोग किसके अंतर्गत? रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। और रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। तो आप इतनी बात देखिए समझ जाएंगे। अब देखिए ब्लड है क्या चीज? ठीक है साथियों, ब्लड है क्या चीज? तो ब्लड जो साथियों होता है, ब्लड हम कह सकते हैं ब्लड जो होता है ये दो, देखो अपने हमारे बॉडी में दो चीजें तरल होती हैं जो कि एक परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक तो होगा साथियों हमारा क्या होगा? ब्लड होगा, और एक क्या होगा? लसिका, जिसे हम लोग लिम्फ बोलेंगे। अच्छा, ब्लड के बारे में अभी समझने वाले हैं, छोटा छोटा संक्षेप में जान लेंगे। लिम्फ यानी लसिका क्या चीज होता है समझना। देखिए हमारे बॉडी में समझना ब्लड क्या होगा? हार्ट के थ्रू, ठीक है,
है, हार्ट के थ्रू क्या किया, हृदय के थ्रू पंप किया जाता है और पंप होने के बाद समझना धमनियों से होता हुआ शरीर के विभिन्न वाहिनियों के द्वारा, वाहिनियों से विभिन्न कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है ना, वाहिनियों के द्वारा छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब समझना ये जो सूक्ष्म और पतली नलिकाएं होती हैं, सूक्ष्म पतली नलिकाएं जब ब्लड क्या होता है फ्लो करता है, जब ब्लड बहता है तो साथियों थोड़ा बहुत इनका क्या हो जाता है, कुछ तरल पदार्थों का रिसाव हो जाता है और हम जो कहेंगे वो जो तरल पदार्थों का रिसाव हो जाता है, वो जो तरल पदार्थ छन जाते हैं उन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे, लसिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, लसिका बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। और जो लसिका जो निकलता है, जो सूक्ष्म नलिकाओं से या फिर पतली पतली नलिकाओं से या फिर कह सकते हैं जो कैपिलरीज होती हैं उनसे जो रिस जाता है उसे लसिका बोलेंगे। ये जैसे कि प्लाज्मा होता है बिल्कुल वैसे ही प्लाज्मा की तरह होता है, ठीक है, देखने में कैसा लगेगा, बिल्कुल प्लाज्मा की तरह लगेगा। और इसमें भी क्या होते हैं, लसिका में भी याद रखना, लसिका में भी पोषक तत्व तो कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, एज वेल एज ऑक्सीजन गैस भी इसमें पाई जाती है। तो लसिका के बारे में आपको हमने इतनी जानकारी दे दी। आइए समझते हैं ब्लड के बारे में। देखिए ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। आपने कोलाइड के बारे में कक्षा 11 में, कक्षा 12 में कोलाइडी विलेन के बारे में, नहीं तो कक्षा 10 में तो पढ़ा ही होगा कोलाइडी विलेन क्या होते हैं। तो कोलाइडी विलेन समझना, ब्लड इस प्रकार का कोलाइड विलेन है कि ब्लड को देखो कुछ उसके पार्टिकल तो निकल जाएंगे, लेकिन कोलाइडी विलेन देख समझना, कोलाइडी विलेन क्या होता है, कुछ पार्टिकल छन जाएंगे। ब्लड एक ऐसा होता है, देखिए ब्लड जो है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। हम ऐसे अवस्थाओं में देखें तो कुछ लिक्विड पार्ट होता है, कुछ सॉलिड पार्ट होता है। तो सॉलिड पार्ट क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि ब्लड में कुछ कणिकाएं घुली होती हैं, कुछ कणिकाएं मिली हुई होती हैं। देखिए ब्लड हम लोगों को सामान्यतः कैसे दिखाई पड़ेगा, हम लोग अपने ऐसे देखेंगे, नेक्ड आई से देखेंगे तो हमें लाल कलर का रुधिर दिखाई पड़ता है, ठीक है साथियों। लेकिन आपको जानकारी के लिए साथियों बता दिए, हमारा जो ब्लड का रंग होता है वो पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। याद रखेंगे, ये जब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ब्लड के बारे में आसानी से जब देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो ब्लड दिखाई पड़ता है कि उसमें कैसा दिखाई पड़ेगा, आपको पीला दिखाई पड़ेगा। और वो जो पीला पदार्थ होगा, ठीक है, उसमें लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, तैरती रहती है। क्या होती है साथियों, तैरती रहती हैं। तो ब्लड सामान्यतः हमें नेक्ड आई से कैसे लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, वो पीला होता है। कैसा होता है साथियों, पीला होता है। आइए समझते। तो ऐसा कोलाइडी विलेन होता है, जैसे मान लो कोई छन्नी है, कोई कपड़ा है, तो कुछ पार्टिकल उसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई क्या करो, कुछ घर की जो दूध मलाई होती है उसको छानो तो मलाई मलाई रह जाएगी कपड़े में, छन्नी में ना, और नीचे दूध जो होगा, पानी होगा, उसका निकल जाएगा। तो ब्लड कुछ ऐसा ही होता है, कुछ पार्टिकल के सॉलिड होते हैं, यानी छानने पर छन जाता है, कुछ रह जाएंगे और क्या हो जाएंगे, कुछ लिक्विड पार्ट क्या हो जाएगा, छन जाएगा। तो ब्लड क्या होगा, प्राकृतिक एक कोलाइड हो गया। और कहते हैं ब्लड एक प्रकार का क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी एक प्रकार का, लेकिन कैसा, तरल। कैसा है, देखिए ऊतक कई प्रकार के होते हैं साथियों, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा रुधिर होगा, जो हमारा ब्लड होगा, ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है, तरल, यानी फ्लूइड तरह के होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। देखिए इसका जो पीएच मान होगा, इसका जो पोटेंशियल, इसमें जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, वो साथियों कितना होगा, 7.4 या 7.5 होता है। मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा, 7.4 देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों कहीं कहीं पर 7.5 भी आ सकता है, तो बात को याद रखेंगे, 7.4 से 7.5। और कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है साथियों, क्षारीय होता है। अब क्षारीय के बारे में कैसे समझेंगे, समझना, सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने एक पीएच स्केल बनाई थी, पीएच पैमाना बनाया था। और पीएच पैमाना में 0 से लेकर 14 तक के मानों को अंकित किया था। और इन्होंने कहा 0 से 7 के मध्य में जिसके वैल्यू आएगा वो का नेचर होगा क्या, एसिडिक होगा। अगर 7 आता है तो वो न्यूट्रलाइज्ड होगा, यानी उदासीन होगा। और 7 से 14 के ऊपर जाता है तो कैसा होगा, क्षारीय नेचर में होगा। ये कह सकते हैं बेसिक नेचर में होता है। तो आप देख सकते हैं आसानी से ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 यानी 7 से ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं कैसा ब्लड कैसा है, क्षारीय होता है। और समझना
यहां पर बात यह है कि समझना, जो ब्लड जनरेट होता है सामान्यतया वो कहां से बनेगा? हीमोग्लोबिन से। कहां से बनेगा? हीमोग्लोबिन से बनेगा। एक हीम नाम का पिगमेंट होता है, एक हीम नाम का पिगमेंट होता है, जिसके कारण ऐसे देखने पर ब्लड कैसा दिखाई पड़ेगा आपको? लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। और ये मेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा होता है इन द कंपेयर ऑफ फीमेल, ठीक है ना। तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होने के कारण आप देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होने के कारण पुरुषों में जो ब्लड होता है वो साथी क्या होगा? लगभग 5 से 6 लीटर के मध्य में होता है, 5 से 6 लीटर के बीच में होगा। लेकिन महिला में बात करें तो 5 से 5.5 लीटर के बीच में होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। पुरुषों में, मेल में ब्लड की मात्रा कितनी होती है बॉडी में? तो 5 से 6 लीटर के बीच में होती है। और महिलाओं में कितनी होती है? 5 से 5.5 लीटर के बीच में होती है। क्लियर है बात? समझना। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि महिलाएं पुरुषों का क्या करती हैं, मतलब जो है खून चूसती हैं, चिल्ला चिल्ला के खून चूस लेंगे, खून पी लेंगे, इसके कारण होता है। खैर वो बात नहीं है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वो अपना अपना मान्यताएं हैं, अपनी अपनी बातें हैं, ठीक है साथियों। आइए समझते हैं आगे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, चूंकि हमारा जो जहां तक मानना है कि देखिए, छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें ब्लड के बारे में जानकारी दे दी जाए। साथियों, यदि आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कोई है नहीं, फिर भी आप देख रहे होंगे यहां पर बोर्ड पर लाइट भी आ रही है, ठीक है ना। अभी सूर्य की किरणें सीधा पड़ रही हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। अगर मेहनत करने का जुनून है, मेहनत करने का जज्बा है, तो कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। साथियों, आइए देखते हैं कि फॉर्मेशन की बात करें, निर्माण की बात करें, तो समझना, निर्माण की बात करें तो जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा मां के पेट में होता है, वो चाहे 15 दिन का हो, चाहे 2 महीना का हो, चाहे पैदा होने के उस बच्चे के जन्म होने से 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पहले हो या फिर 2 महीना पहले हो, उसे एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? एम्ब्रियो बोलेंगे। याद रखेंगे, उसे बोलेंगे भ्रूण। क्या बोलेंगे साथियों? उसे बोलेंगे भ्रूण। तो भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है, एम्ब्रियो में जो ब्लड का निर्माण होगा वो कहां होगा? लीवर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एम्ब्रियो में भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर में होता है, यकृत में होता है। इतनी बात आप याद रखोगे। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, जैसे ही बच्चा यहां पर आ जाता है, ठीक है, इस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, तो हम ये कहेंगे, तो उसका जो ब्लड है वो समझना, जो वयस्कों में अगर होगा तो समझना इसका जो निर्माण होगा ब्लड का वो कहां होगा? बोन मैरो में होगा। अच्छा, बोन मैरो होते हैं अस्थि मज्जा। आपने देखा होगा जब रास्ते में आप कहीं जाते हैं तो आपने देखा भी होगा, अपने गांवों में, घरों के आसपास देखा होगा कि कुछ कुत्ते एक हड्डी का इतना सा टुकड़ा लेंगे और वहां तक उसको ले जाएंगे जहां उसका कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो वहां वो हड्डियों को ले जाते हैं। तो साथियों, उस हड्डी के बीच में क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। और उसी अस्थि मज्जा में क्या बनता है? याद रखेंगे, उसी अस्थि मज्जा में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। याद रखेंगे, पूरी बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट क्या होती? बोन्स होती है। सबसे लंबी जो अस्थियां होती हैं उनमें ही क्या होता है? अस्थि मज्जा। उनमें ही अस्थि मज्जा ज्यादा होगा, और अस्थि मज्जा ज्यादा होने के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण भी वहीं पर होगा। यह कह सकते हैं ब्लड का निर्माण वहां पर सबसे ज्यादा होता है। अब आप कहोगे कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी बोन होती है? तो जांघ की, जो थाई की जो क्या होती है, हड्डी होती है, जिसे फीमर बोलते हैं। तो फीमर में, और कुछ हड्डियां यहां पर आपके स्कल के पास भी होती हैं, ब्रेन के आसपास होती हैं, वहां पर भी क्या होता है? आपका हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, आइए बात करते हैं हीमोग्लोबिन को HB भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जैसा कि आपको पता है, पहले बोला कि मेल में कितना होता? ज्यादा। याद रखेंगे, 14, लगभग 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। डेसीलीटर लगभग इतना होगा, ठीक है। डेसीलीटर कितना होगा? लगभग इतना होगा। तो मेल में यानी पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी साथियों? 14 ग्राम डेसीलीटर होगी। फीमेल में कितना होगा? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है साथियों, आइए समझते हैं स्टोर के बारे में। ब्लड का स्टोर कहां होता है? कुछ लोगों का मानना है, या कुछ लोग कहेंगे ब्लड का जो स्टोर होता है, ब्लड जो रिजर्व होता है, वो कहां जमा होता है? हृदय में। नहीं साथियों, अगर हृदय में ब्लड जमा हो जाएगा, पूरे शरीर का ब्लड हार्ट में इकट्ठा रहेगा, तो साथियों वहां पर ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगी? उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है स्टोर हार्ट में नहीं होता है। हार्ट का सिर्फ एक ही काम होता है,
वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। कहते हैं ना कोई चीज, जैसे फिल्मी दुनिया वालों ने क्या किया, मुंबई वालों ने बहुत सारे गाने, बहुत सारे मूवी सुपर हिट कर दिए और इसी दिल की बदौलत क्या करते हैं, बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। साथियों, उन्होंने दिल को तो फर्जी बदनाम किया है, क्योंकि दिल का तो काम ही नहीं होता, दिल में कोई सेंस नहीं होता है, दिल में कोई भावना नहीं होती, दिल में कोई प्यार नहीं होता, दिल में कोई मोहब्बत नहीं होती। दिल का मात्र इतना ही काम है कि वो रुधिर का क्या करता है, पंप करता है। रुधिर का क्या करता है साथियों, पंप करता है। आप बात याद रखेंगे। तो मैंने बोला फीमेल में कितना 13 ग्राम होगा। स्टोर कहाँ होगा, प्लीहा। अब प्लीहा कहाँ होगा, जो आपका उदर पार्ट होगा, ये यहाँ पर उदर पार्ट है, तो उदर में यहाँ पर बाएं साइड में आपको यहाँ पर एक छोटी सी बोन होगी, यहाँ पर छोटा सा अंग है, ठीक है, प्लीहा। ये कैसा, इसे तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिल्ली। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है। साथियों आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार बना है कि जो ब्लड होता है जिसमें आरबीसी वगैरह होते हैं, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, याद रखेंगे ये कहाँ होते हैं, प्लीहा में यानी स्प्लीन में ही होता है। जिन्हें क्या बोलते हैं, इसके कारण इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कब्रिस्तान भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो ब्लड का जो आरबीसीज होते हैं इनका क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहीं पर इनकी क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि इनका भी क्या होता है, एक जीवन काल होता है। उसी जीवन काल के दौरान ही वो क्या होती है, आगे वीडियो में बताएंगे कि कितना जीवन काल होता है, आरबीसी का कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, प्लेटलेट्स का कितना होता है, प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए बॉडी में, ठीक है ना, आरबीसीज कितना होना चाहिए, डब्ल्यूबीसीज कितना होना चाहिए, ये सब आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो प्लीज बने रहिएगा, ठीक है। तो इस वजह से देखिए स्टोर होता है, इस वजह से जो बॉडी का ब्लड बैंक होता है, ठीक है ना, जहां पर ब्लड इकट्ठा होता है, जहां पर ब्लड पाया जाता है, उसे बोलेंगे ब्लड बैंक। क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक बोलेंगे। स्प्लीन को ही अपन लोग क्या बोलेंगे, ब्लड का, बॉडी का ब्लड बैंक बोलते हैं। अब समझना कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल क्या है ये समझना। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का हम कह सकते हैं, जब फैटी एसिड आप बहुत ज्यादा खाते हो, वसी अम्ल खाते हो, तो वसी अम्ल में बहुत चिकनाई होती है। क्या होती है, जैसे तेल खा गया, वनस्पति घी वगैरह, इन सब में बहुत सारी चिकनाइयां होती हैं। तो चिकनाई जब खाओगे तो देखो समझना, चिकनाई आपकी ब्लड में चली जाएगी, और जब ब्लड में चली जाएगी तो वो चिकनाई कहाँ चली जाएगी, ब्लड के थ्रू आपके हार्ट में जाएगी। तो जैसे ही हार्ट में जाएगी तो वो हार्ट को फेल कर सकता है। तो समझना, इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण हम कह सकते हैं कभी कभी हार्ट अटैक की भी संभावना बन सकती है। समझ लो साथियों। आइए समझ, देखो बहुत बार क्वेश्चन बना है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, लगभग 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। समझना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले ही मैंने बोला कि विलियम हार्वे को क्या बोलेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र का क्या बोलते हैं, पिता कहते हैं। बॉडी के ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, ब्लड के कार्य क्या हैं साथियों। सबसे पहली बात यह है, देखिए आपके शरीर में गर्मी कहाँ से है, गर्मी रुपए से नहीं आती, ना तो गर्मी धन दौलत से आती है। गर्मी समझना, जो गर्मी है एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसा कि बॉडी का टेम्परेचर एक मेंटेन होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी टेम्परेचर बनता कहाँ से है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है मेंटेन ब्लड से होता है। आप कहोगे यहाँ पर क्या कोई भट्टी जल रही है अंदर जो टेम्परेचर यहाँ बनाए हुए, नहीं साथियों। आपने देखा, आप क्या करो, ऐसे अपने बालों को ऐसे से रगड़िए, ठीक है, चार्ज हो जाएंगे, या फिर अपने हाथों को ऐसे से रगड़िए। जब आप रगड़िए तो देखिए, आप जब रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रगड़ने से घर्षण हो रहा है, और घर्षण के कारण क्या होगा, घर्षण के कारण साथियों क्या होगा, कोई भी चीज जब कोई गतिशील होगी, कोई भी चीज जब गतिशील होगी तो समझना उसमें क्या आएगी, गर्मी आएगी। क्या आएगी, गर्मी आएगी। और आपको तो पता ही है कि जो हमारा ब्लड है, वो हमारा ब्लड लगातार बिना रुके बिना थके हम सो जाते हैं, लेकिन वो नहीं सोता। समझ रहे साथियों। तो हमारा जो ब्लड है वो लगातार गति कर रहा है, हमारे पूरे शरीर में परिसंचरण कर रहा है, हमारे पूरे शरीर में भ्रमण कर रहा है, जिसके कारण समझना हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, लगभग सामान्य 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। तो टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, सेकेंडली क्या करता है, ये पोषक पदार्थों को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। पोषक पदार्थों जैसे आपने क्या किया, आपने वसी अम्ल लिया, ठीक है, आपने ग्लूकोज लिया, आपने विटामिन ली, आपने प्रोटीन लिया, तो इन सभी चीजों को जो खाते हो तो कोशिकाओं तक पहुंचाओगे, ऊतकों तक पहुंचाओगे ना साथियों। तो कौन लेके जाता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्लड ही लेके जाता है। कौन लेके जाता है, ब्लड। और समझना, और गैसें कौन सी होती है, जैसे
आपने कहा O2 भी लेके तो जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाता है। कोशिकाओं को क्या चाहिए जीवित रहने के लिए? एनर्जी चाहिए ना भाई। आप हांफने क्यों लगते हो? आप कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हो, आपने चारा मशीन से कभी चारा काटा होगा, या फिर कोई दौड़ने का काम, भागने का काम, मेहनत वाला काम किया होगा, तो क्या होता है आप हांफने जल्दी लगते हो। कारण कभी समझ पाए क्यों? समझना क्यों, मैं बताता हूं आज। देखिए साथियों, जब भी आपको जब काम ज्यादा करना पड़ेगा तो आप मतलब कौन, कोशिकाएं भी तो कर रही हैं काम। जब कोशिकाएं ज्यादा काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात जब इंजन गाड़ी तेज भगाओगे तो तेल ज्यादा खींचेगा ना भाई। जब गाड़ी तुम तेज भगा रहे हो तो तेल ज्यादा लगेगा। तो समझना उसी प्रकार हमारा बॉडी भी काम करता है। जब आप काम ज्यादा करते हो तो कोशिकाओं को क्या चाहिए? एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी तो आपका पोषक तत्वों से लेंगे, लेकिन साथियों याद रखना साथ ही साथ क्या होता है, देखिए आपके एटीपी जो आरटीसी एटीपी बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, वो कहां से बनेंगे भाई? क्रेब्स साइकिल के क्रेब्स चक्र पूरा होता है। क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी बनाने में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहां से लोगे आप? जब बॉडी को जरूरत ज्यादा है ऑक्सीजन की, तब कहोगे यार भैया जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हमें क्या है, ऑक्सीजन की क्या है जरूरत है, ऑक्सीजन की क्या है जरूरत है। तभी आप जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे क्या करोगे, ऑक्सीजन लोगे कि नहीं लोगे, इसी वजह से आप जल्दी से हांफने लगते हो। ठीक है साथियों, तो ये पोषक पदार्थों को ले जाते हैं, गैसों को ले जाते हैं। और समझना दूसरी बात यह है कि समझना वहां से क्या होंगे, जब कोशिकाएं कार्य करती हैं तो कोशिका मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है, उपपचय के थ्रू कुछ अन्य अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ ही बनते हैं। तो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं यानी अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे मैंने कहा यूरिया हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, क्या हो गया साथी, अमोनिया हो गए। तो इन और क्या हो गए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को ये पुनः लाने का भी काम करते हैं। ठीक है साथियों, तो ब्लड का बहुत मतलब एक कह सकते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लिकेटेड वर्क है हमारे बॉडी में। तो ब्लड के बारे में हम जो है आपको बढ़िया से समझाएंगे, मुझ पर बिलीव रखना। ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में बताया, ब्लड के बारे में बताया, पूरे आपको बताया ब्लड के बारे में। अभी फिर जो है दूसरे में हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे वीडियो में कि ब्लड के कितने कितने टाइप होते हैं। ब्लड में आपको बताएंगे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना होता है, और प्लाज्मा के क्या वर्क होंगे, प्लाज्मा में कैसे कैसे एंजाइम्स होंगे, कैसे कैसे प्रोटीन्स होंगे, ठीक है साथियों, कैसे कैसे विटामिन्स होंगे। और यहाँ पर बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, WBC के बारे में, आरबीसीज के बारे में बात करने वाला हूं। देन मैं आपका बात करूंगा कि इनका जो है ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो माता का रुधिर AB है, पिता का A है, तो उनके आने वाले संतानों में किस प्रकार का रुधिर पाया जाने की संभावना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, वो 3 वीडियो में पूरा मैं क्लियर करूंगा साथियों। तो इस वीडियो को आज यहीं तक रखेंगे, शाम हो रही है, बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन। आज की वीडियो यहीं तक साथियों, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने YouTube चैनल को शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत प्यार दिखाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।